पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जेरेमी बेंथम के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम जेरेमी बेंथम के जीवन परिचय से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेरेमी बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 ईस्वी को लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। उसने 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक और 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके अतिरिक्त जेरेमी बेंथम ने लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन किया और उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। वकालत करते करते उनको इस बात का अनुभव हुआ कि इंग्लैंड में कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं या फिर इंग्लैंड के कानून में बहुत सारी कमियां हैं और यदि इन कमियों को सुधारा नहीं गया तो यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती या नहीं कर पाएगी। इसीलिए जेरेमी बेंथम यहाँ के कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों में ही सुधार का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अपनी इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उसने महसूस किया कि कानून भंग करने वाले दंड से आसानी से बच जाते हैं। उसने इंग्लैंड के कानून के समस्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा जेरेमी बेंथम ने 1776 में अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने ब्लैक स्टोन, जो कि इंग्लैंड की जो कानून व्यवस्था है उसको सर्वोच्च मानते हैं और इस कानून व्यवस्था को वो सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए जेरेमी बेंथम ने अपनी इस बुक में ब्लैक स्टोन की आलोचना की है और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का खंडन किया और उसे अव्यावहारिक बताया। जेरेमी बेंथम नीतिशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दंड शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर इनको गहरा ज्ञान प्राप्त था। 1789 में इनकी रचना नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन हुआ। ये जेरेमी बेंथम की प्रसिद्ध रचना थी और इसके माध्यम से वो पूरे इंग्लैंड में प्रसिद्ध हुए और इसी के चलते 1792 में फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है उसने फ्रेंच नागरिक की पदवी प्रदान की और इसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु के बाद जो पूरी संपत्ति है वो विरासत के रूप में जेरेमी बेंथम को मिली। इस कारण से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी मजबूत हो गई। उसने अपने जीवन का शेष समय लंदन स्थित अपने भवन, जिसे हेरिटेज कहा जाता है, इसमें ही उन्होंने बिताया। यहीं पर उसने एक उग्र सुधारवादी के रूप में कार्य किया और यहीं पर उन्होंने उपयोगितावादी दर्शन को भी परिपक्व किया। 6 जून 1832 को 84 वर्ष की आयु में जेरेमी बेंथम का निधन हो जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनके मृत शरीर को जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला को दे दिया गया, जहां उसके शरीर को चीरकर उसके शव को एक ऑटो आइकन के रूप में लंदन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा गया, जो कि आज भी मौजूद है। क्योंकि बेंथम ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शरीर को डोनेट करने की बात की थी और अपने शरीर को इन्होंने लोगों को देखने के लिए प्रदर्शन के रूप में रखने की इच्छा व्यक्त की थी और उसी के मुताबिक इनके शव को एक ऑटो आइकन के रूप में लंदन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। आप तस्वीर में जो है बेंथम के शरीर को देख सकते हैं। ये जो बेंथम का शरीर है ये एक कृत्रिम शरीर है, लेकिन यहाँ जो बेंथम का सिर है ये बेंथम का वास्तविक सर है, जो कि आज भी मौजूद है। इस प्रकार हमने जेरेमी बेंथम का एक जीवन परिचय देखा और अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा अपने पूरे जीवन काल में
जिन भी महत्वपूर्ण किताबों को इन्होंने लिखा है उस पर हम ध्यान देते हैं। आप इन किताबों को जरूर नोट करें और उन्हें याद करने का प्रयास करें। ये किताबें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनकी जो सबसे पहली किताब है वो है डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, ये 1802 में आती है। इसके बाद इनकी जो दूसरी प्रमुख किताब है वो है प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, 1817 में ये प्रकाशित होती है। इसके बाद आ कैटेचिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, 1817 में ये भी आती है। इसके बाद इन्होंने बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म बिल, 1819, ये बुक आती है। इसके बाद जो है इमेंसिपिएट योर कॉलोनीज, 1930 में ये प्रकाशित होती है। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण किताब अन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, 1879 में ये बुक आती है। इसके अतिरिक्त इनकी जो अगली किताब है वो है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, 1891 में ये बुक प्रकाशित होती है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये एक एस्से है। ये एस्से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे बताना उचित समझा, क्योंकि ये इनका एस्से जो है ये अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो बेंथम के किताबों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको किताबें तो मालूम होती है लेकिन उनका ये एक महत्वपूर्ण एस्से भी है जिसे आप सभी को पता होना चाहिए। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जेरेमी बेंथम का क्या महत्व रहा है, या इन्हें क्यों इतना महत्व दिया जाता है, या फिर इन्हें किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, उसको एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले इन्हें उपयोगितावाद का प्रणेता कहा जाता है। इन्हें उपयोगितावाद के सिद्धांत के साथ जोड़कर देखा जाता है। दूसरा, इन्होंने एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का समर्थन किया। उसके बाद इन्होंने गुप्त मतदान का भी समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने एक सदनीय संसद का भी समर्थन किया। वो इंग्लैंड में केवल एक सदन की व्यवस्था चाहते थे। इसके बाद उन्होंने गणतंत्रात्मक शासन का भी समर्थन किया है। इसके अलावा जेरेमी बेंथम वैधानिक कानून का भी समर्थन करते हैं, यानी विधि का शासन होना चाहिए। और अंत में उन्होंने वार्षिक संसद का समर्थन किया। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके लिए जेरेमी बेंथम को जाना जाता है, और इसीलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत बेंथम का एक अलग महत्व हमें देखने को मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेंथम कैसे एक नए विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। जहां अभी तक हमने हॉब्स, लॉक, रूसो को देखा, इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को अपनाया और उनके जो विचार हैं वो इसी समझौतावादी दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं और उनके विचार इसी पर आधारित थे। लेकिन इन सभी का खंडन करते हुए बेंथम अपने विचारों को एक नया मोड़ देते हैं। इस कालक्रम में जहां एक तरफ विभिन्न विचारक राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था, इसकी संरचना, इसका निर्माण और कार्यान्वयन, इन सभी संबंधों में एक समझौतावादी दृष्टिकोण या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानते थे, और इसी के अनुरूप विभिन्न विचारकों हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने अपने विचार दिए हैं। लेकिन इस संबंध में बेंथम पहले ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने अपने आप को एक नए विचारक के रूप में उभारा है। उन्होंने इन विचारकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों का खंडन किया तथा राज्य को एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से जोड़ा, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के भीतर व्यक्ति के सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना है। कहने का अर्थ ये कि अब तक जो समझौतावादी दृष्टिकोण या फिर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी चल रही थी, और जितने भी हमारे पिछले विचारक रहे हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने इसी का अनुसरण करते हुए राज्य, शासन या फिर सरकार, इन सबको परिभाषित किया। जबकि बेंथम जो हैं इस चैन को तोड़ते हैं
और राज्य को एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे हम उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। और वो बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है वो अपने सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना चाहता है, और राज्य की उत्पत्ति भी इसीलिए हुई है कि वो व्यक्ति के सुख को बढ़ाए और दुख को कम करे। हम आगे इनके उपयोगितावादी सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन्होंने अब तक आ रहे किन किन सिद्धांतों का खंडन किया है। जैसे सबसे पहले इन्होंने प्राकृतिक अधिकार का खंडन किया। अभी तक अगर हम देखें तो जो भी विचारक हैं, चाहे वो हॉब्स हो या लॉक हो, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार में विश्वास किया। उन्होंने माना है कि मनुष्यों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और ये अधिकार उन्हें ईश्वर या फिर प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। इनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो राज्य हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो। लेकिन जेरेमी बेंथम जो हैं इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती। वो इस प्राकृतिक अधिकार को बकवास कहते हैं कि अधिकार केवल राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा ही मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त बेंथम ने सामाजिक समझौते का भी खंडन किया है। अब तक हमने देखा जो विचारक हैं उन्होंने एक समझौतावादी सिद्धांत जो है उसको फॉलो किया है और उसी पर अपने विचार को दिया है, चाहे वो हॉब्स हो, लॉक हो या रूसो हो। इन सभी विचारकों ने एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपनाया है, जबकि जेरेमी बेंथम जो हैं वो इस सामाजिक समझौते का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, ये सामाजिक समझौता केवल एक मनोरंजन है। इसके अतिरिक्त जेरेमी बेंथम जो है वो सामान्य इच्छा का भी खंडन करते हैं और वो बताते हैं कि सामान्य इच्छा से राज्य नहीं चलते, राज्य कानून से चलते हैं। इसके अतिरिक्त बेंथम जो हैं ईसाई नैतिकता का भी खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि नैतिकता और धर्म व्यक्ति के सुख और दुख में बाधक है, जबकि राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के सुख को बढ़ाए और दुख को कम करे। और समाज या राज्य में हर व्यक्ति इसी को चाहता है कि उसका दुख कम हो और सुख बढ़े। इस प्रकार जेरेमी बेंथम जो हैं इन प्रमुख सिद्धांतों का खंडन करते हैं और एक नए विचार के रूप में उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं और उस विचार को वो रखते हैं। अब हम यहाँ पर जेरेमी बेंथम द्वारा जिन सिद्धांत या फिर जिन विचारों को दिया है उन्होंने, उनको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम बेंथम द्वारा दिए गए उपयोगितावादी सिद्धांत को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद बेंथम ने सुधार संबंधी अपने बहुत सारे विचार दिए हैं, जिसमें हम एक एक करके उनके सुधार संबंधी विचारों को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले उन्होंने जो न्याय व्यवस्था में सुधार की बात करी है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जेल व्यवस्था की बात करेंगे और उसके बाद दंड व्यवस्था में जो सुधार की बात इन्होंने की है उसे देखेंगे और फिर कानून व्यवस्था में जो इन्होंने सुधार की बात की उसको देखेंगे और उसके बाद शासन व्यवस्था में भी इन्होंने बहुत सारे सुधार का सुझाव दिया है, इसे देखेंगे। और फिर शिक्षा व्यवस्था में भी ये सुधार चाहते थे, इसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इन सभी सुधारों के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जिन पर रूसो ने अपने विचार दिए हैं, उन सभी पर हम एक नज़र जरूर डालेंगे। हम बिना किसी देरी के जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो स्वामियों या फिर शक्तियों, सुख और दुख के अधीन रखा है। प्रत्येक मनुष्य इन दो तत्वों के अनुरूप ही राज्य या फिर समाज के अंतर्गत कार्य करता है। बेंथम के अनुसार यदि किसी कार्य या किसी वस्तु से व्यक्ति के सुख में बढ़ोतरी होती है या फिर उसका दुख कम होता है, तो ऐसे में यह कार्य या वस्तु व्यक्ति के हित में है। कहने का अर्थ ये कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो प्राकृतिक रूप से सुख और दुख के अधीन है। मनुष्य इन्हीं दो तत्वों के अनुरूप ही अपने जीवन का संचालन करता है। प्रत्येक मनुष्य केवल उन्हीं कार्यों को करना पसंद करता है जिससे उसे अधिक सुख
प्राप्त होता है, या फिर इसके अलावा वो उन्हीं कार्यों को करना पसंद करता है जिससे उसके दुख को कम किया जा सके। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है तथा अधिक से अधिक अपने दुख को कम करना चाहता है। इस प्रकार राज्य का कार्य इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इसीलिए बेंथम ने इसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कहा है, यानी कि उपयोगितावाद। इस प्रकार उपयोगितावाद स्वहित व व्यक्तिवाद पर आधारित सिद्धांत है। बेंथम के अनुसार व्यक्ति की संतुष्टि में ही उपयोगितावाद का मानदंड निहित है और व्यक्ति की संतुष्टि अपने सुख को बढ़ाने और दुख को कम करने में निहित होता है। समाज या राज्य में हर कोई अपने सुख को बढ़ाना और दुख को घटाना चाहता है। सरल शब्दों में इसे समझा जाए तो बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो व्यक्ति के सुख और दुख पर आधारित है। उसका कहना है समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख को बढ़ाना चाहता है और दुख को कम करना चाहता है, और वो समाज या राज्य में रहते हुए उन्हीं कार्यों को करता है जिन कार्यों से व्यक्ति का सुख बढ़ता है और दुख घटता है। और वो बताते हैं कि राज्य या समाज का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि वो व्यक्ति के सुख को बढ़ाए और दुख को कम करे। यही उपयोगितावाद है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का आधार सुख और दुख है। सुख और दुख को प्रभावित करने वाले प्रमुख 4 स्रोत हैं जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है। बेंथम सुख और दुख को प्रभावित करने वाले ऐसे 4 तत्वों की बात करते हैं जिससे व्यक्ति का सुख और दुख प्रभावित होता है। इसमें जो सबसे पहला है वो है भौतिक या फिर फिजिकल, दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल, तीसरा है नैतिक मॉरल, चौथा जो है वो है धार्मिक रिलीजियस। यही वो 4 स्रोत हैं जिससे व्यक्ति का सुख और दुख प्रभावित होता है। बेंथम सुख और दुख के इस सिद्धांत यानी कि उपयोगितावाद को मात्रात्मक या फिर इसे हम परिणात्मक भी कहते हैं मानता है, यानी सुख और दुख में कम या ज्यादा का अंतर किया जा सकता है। बेंथम का मत है कि व्यक्ति के सुख और दुख को मापा जा सकता है। इसके लिए उसने आनंद मापक पद्धति या फिर सुखाकलन को प्रस्तुत किया, जिसे हम फैल्सिफिक कैलकुलस कहते हैं। बेंथम ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन के 4थे अध्याय में व्यक्ति के सुख और दुख को मापने के लिए 7 प्रकारों का वर्णन करता है, और वो बताता है कि यही वो 7 प्रकार हैं जिनका प्रयोग करके हम व्यक्ति के सुख और दुख को माप सकते हैं। इसमें सबसे पहला है तीव्रता, दूसरा है अवधि, तीसरा है निश्चितता या फिर अनिश्चितता, चौथा है निकटता या दूरस्थता, पांचवा है उत्पादकता, छठा है शुद्धता, सातवां है विस्तार। ये वो 7 प्रकार हैं जिसके द्वारा हम व्यक्ति के सुख और दुख को माप सकते हैं। इन सभी 7 प्रकारों को आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे उन्होंने उपयोगितावाद के बारे में क्या कहा है। बेंथम के अनुसार सुख और दुख का मापन इतना आसान नहीं है जितना यह सुनने में अच्छा लगता है। उनके अनुसार कई बार इसमें हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ सुख और दुख ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो ठीक तरीके से सुख की श्रेणी में रखा जा सकता है और ना ही उन्हें ठीक तरीके से दुख की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनका कहना है कि इनमें एक ही सुख के अंदर अनेक दुख और एक ही दुख के अंदर अनेक सुख निहित होते हैं। इसीलिए यह कहना मुश्किल हो जाता है कि किस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा और किस कार्य को करने से व्यक्ति को दुख प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही गुणों का मिश्रण होता है। इन सब के बावजूद बेंथम जो है वो 14 प्रकार के सुख की बात करते हैं और 12 प्रकार के दुख का उल्लेख करते हैं। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए कि वो 14 प्रकार के सुख की बात करते हैं और 12 प्रकार के दुख की बात करते हैं। अब इनके कौन कौन से टाइप्स हैं
ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी जो संख्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए। इस प्रकार हम बेंथम द्वारा जो उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बेंथम द्वारा जो सुधार संबंधी अन्य विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बेंथम तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था, जेल खानों, विधि, शासन प्रणाली, शिक्षा पद्धति, धार्मिक व्यवस्था, इन सभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। वो इन सभी चीजों में जो है सुधार चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव हमें दिए हैं और बेंथम द्वारा दिए गए इन सभी सुझावों को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले उनके न्याय व्यवस्था में जो सुधार की बात कही गई है उसको देखते हैं। बेंथम ने तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था को दोषपूर्ण मानते हुए उसमें वांछित सुधार का सुझाव दिया। उसने महंगी व जटिल न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना की। उसने तत्कालीन इंग्लैंड की अदालतों की कार्यविधि को आसान बनाने और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया। हम बेंथम द्वारा दिए गए इन सुझाव को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील स्वयं बनना चाहिए ताकि वह मध्यस्थ की औपचारिक कार्यवाही से बच सके। फिर वो बताते हैं कि किसी मुकदमे का निर्णय एक ही न्यायाधीश के द्वारा होना चाहिए, 3 या 4 न्यायाधीश द्वारा नहीं। आगे वो बताते हैं न्याय व्यवस्था में दक्षता, निपुणता और निष्पक्षता लाने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता, गुण और प्रशिक्षण के आधार पर होनी चाहिए, वंश या कुल के आधार पर नहीं। यानी कि राजा का बेटा राजा हो, इस सिद्धांत को नहीं अपनाना चाहिए। आगे वो बताते हैं मुकदमे का निर्णय कठोर नियमों के अनुसार ना करके न्यायिक विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए। फिर वो बताते हैं न्याय व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए। फिर वो बताते हैं न्याय शीघ्र ही मिलना चाहिए। इसके अलावा वो बताते हैं कि न्याय प्रक्रिया में जूरी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए ताकि न्यायाधीशों की निरंकुशता को रोका जा सके। इसके अलावा न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कानूनों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कानून की भाषा को समझ सके। आगे वो बताते हैं प्रत्येक न्यायालय का क्षेत्र अधिकार अलग अलग होना चाहिए ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। आगे वो बताते हैं जनमत की अभिव्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था में प्रेक्षक नियुक्ति किए जाने चाहिए। तो ये वो प्रमुख सुझाव हैं जो जेरेमी बेंथम ने न्याय व्यवस्था के सुधार के संदर्भ में दिया था। हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने जेल व्यवस्था में कौन कौन से सुधार की बात करी है उसको देखने का प्रयास करते हैं। बेंथम के समय जेलों में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। उन्हें अंधेर कोठरियों व तय खानों में रखा जाता था। उन्हें गंदा भोजन दिया जाता था। बालक और वयस्क अपराधियों को एक साथ रखा जाता था। जेल अपराधियों व अपराधों का अखाड़ा मात्र थे। इसके अतिरिक्त जेल में जाने के बाद वहां से बाहर आने वाला प्रत्येक अपराधी भयानक और कुख्यात अपराधी की संज्ञा प्राप्त कर लेता था। इस व्यवस्था से दुखी होकर बेंथम ने इंग्लैंड की जेल व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया। वो कौन कौन से सुधार थे या कौन कौन से सुझाव थे जो जेरेमी बेंथम ने जेल व्यवस्था के संदर्भ में दिया था, अब हम उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सबसे पहला सुधार या जो सुझाव था वो था जेल में ही अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे बाहर आकर समाज की आम धारा से जुड़ जाएं। दूसरा वो बताते हैं कि गोलाकार कारावास पेनॉप्टिकन के निर्माण का सुझाव दिया ताकि उसमें रहकर कैदी ईमानदार और परिश्रमी बन सके। इसने इस योजना के तहत अर्धचंद्राकार इमारत बनाने का
सुझाव दिया ताकि जेल के अधिकारी अपनी निवास स्थान से इन इमारतों पर नजर रख सकें। कहने का अर्थ ये था कि यहाँ पर जो अपराधी थे उन्हें कैसे अधिक से अधिक डिसिप्लिन में लाया जाए और कैसे ठीक तरीके से उनके चरित्र का निर्माण किया जाए, इससे संबंधित सुझाव यहाँ पर दिया है, जिसे उन्होंने पैनोप्टिकन बताया है। पैनोप्टिकन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें अलग अलग एग्जाम्स में भी देखने को मिला है। ये बैंथम का जेल में सुधार से संबंधित जो प्रयास था उससे संबंधित विचार पैनोप्टिकन के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसे गोलाकार कारावास या फिर अर्धचंद्राकार इमारत के रूप में देखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपराधियों को आत्मिक उत्थान हेतु नैतिक व धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वे जेल से बाहर जाने पर अच्छे नागरिक साबित हों। यह सुझाव बैंथम ने दिया था। इसके अलावा कारावास से मुक्त होने पर उनके लिए उस समय तक नौकरी देने की व्यवस्था की जाए जब तक कि वे समाज की मुख्य धारा से ना जुड़ जाएं। तो ये वो प्रमुख सुझाव हैं जो जेरेमी बैंथम ने जेल के संदर्भ में दिया है कि जेल की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। हम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने दंड व्यवस्था में कैसे सुधार किए जाने चाहिए उससे संबंधित जेरेमी बैंथम के विचार को देखते हैं। बैंथम ने दंड विधान के क्षेत्र में भी अपने उपयोगिता के सिद्धांत को लागू करके उस समय में प्रचलित दंड व्यवस्था के अनेक दोषों पर विचार किया है। उस समय छोटे छोटे अपराधों के लिए अमानवीय व कठोर दंड दिए जाते थे। बैंथम ने महसूस किया कि छोटे से अपराध के लिए व्यक्ति को कठोर सजा देने से अपराधों में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि दंड का लक्ष्य समाज में अपराधों को रोकना होना चाहिए, यानी कि सजा इस प्रकार से व्यक्ति को दिया जाए कि वो निरोधात्मक हो, कि आगे कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध ना करे। इस प्रकार की सजा व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके अलावा अपराधी के चरित्र में सुधार करने वाला होना चाहिए, यानी कि सुधारात्मक हो। व्यक्ति को इस प्रकार सजा दिया जाए ताकि वो समाज में दूसरे लोगों के लिए एक संदेश की तरह काम करे और वो व्यक्ति के चरित्र में सुधार करे। वो बताते हैं कि दंड प्रतिशोधात्मक बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने दंड व्यवस्था में कुछ सुधारों के सुझाव दिए हैं। हम इन सुझावों को एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो कहते हैं कि दंड समान भाव से देना चाहिए ताकि अपराधी को अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न ना हो, अर्थात समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा वो बताते हैं कि अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। उसका मानना था कि दंड की निश्चितता अपराधों को रोकती है। आगे वो बताते हैं कि दंड की पीड़ा अपराध की बुराई से थोड़ी ही अधिक होनी चाहिए ताकि अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, यानी उस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये जब संभव होगा जब किसी अपराधी को जो उसने अपराध किया है उस अपराध की तुलना में उसको अधिक दंड दिया जाए, या फिर उसकी जो पीड़ा है वो काफी कठोर हो ताकि अन्य व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का अपराध करने से डरे। आगे वो बताते हैं कि अपराधों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना होना चाहिए। दंड का स्वरूप अपराधी की आयु व लिंग के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। दंड देने से पहले अपराधी की मानसिक स्थिति व अपराध के कारणों पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इसके अलावा वो बताते हैं कि कानून द्वारा दंड को कम करने या क्षमा करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बैंथम ने अपने दंड विधान में सुधारों को प्रतिरोध सिद्धांत या फिर डिटरेंट थ्योरी तथा सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थ्योरी के मिश्रण से तैयार किया है। उसके द्वारा सुझाए गए उपाय आज भी प्रासंगिक हैं। इसके सुझाव को आगे चलकर अनेक देशों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार बैंथम ने दंड व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए इससे संबंधित अपने विचार या फिर अपने सुझाव उन्होंने दिए थे।
हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा कानून व्यवस्था में कौन कौन से सुधार संबंधी विचार इन्होंने दिए हैं, इसको हम देखते हैं। बेंथम ने अपने समय के कानून को अव्यावहारिक व अनुपयोगी मानते हुए उसकी आलोचना की है। उसने महसूस किया कि सभी कानून गरीबों को दबाने वाले हैं और अमीरों का पोषण करने वाले हैं। उसने तत्कालीन कानून व्यवस्था में सुधारों का सुझाव दिया। इसमें सबसे पहला जो उन्होंने सुझाव दिया वो था कि कानूनों का संहिताकरण या फिर कोडिफिकेशन किया जाना चाहिए ताकि उनके मध्य क्रमबद्धता कायम की जा सके। इसके लिए कानूनों को विभिन्न श्रेणियों व वर्गों में बांटा जाना चाहिए। इसके अलावा वो बताते हैं कि सरकार को कानून की अनभिज्ञता को दूर करने के लिए अपने नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए सरकार को सस्ते मूल्यों पर पुस्तकें जनता तक पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा वो बताते हैं कानून की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी उसको समझ सके। कानून में प्रयुक्त होने वाले कठिन शब्दों का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि इसे आम लोग भी आसानी से समझ सके। वो बताते हैं कानून जनता के हित को ध्यान में रखकर ही बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार बेंथम ने कानून को ऐसा बनाने का सुझाव दिया जिससे व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि हो। अब हम यहाँ पर बेंथम द्वारा शासन व्यवस्था में जो सुधार के सुझाव दिए गए हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। बेंथम ने सरकार या शासन का उद्देश्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख को प्रदान करना माना है। उसने सभी शासन प्रणालियों में गणतंत्रीय शासन प्रणाली या फिर लोकतंत्र का ही समर्थन किया है, लेकिन उसने तत्कालीन ब्रिटिश पद्धति को अपूर्ण मानकर उसमें कुछ सुधारों की योजना प्रस्तुत की है। इसमें जो सबसे पहला है वो है उसने सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का समर्थन किया है। उसने इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक बताया है। उस समय संसद का सदस्य चुनने का अधिकार कम ही व्यक्तियों को प्राप्त था, इसीलिए उसने सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का समर्थन किया और इसके लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक माना, क्योंकि ये वो समय था जब सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार नहीं था। केवल वही व्यक्ति मत दे सकते थे जो राज्य को कर देते थे, यानी जिनके पास संपत्ति अधिक थी, या फिर वो लोगों को मत का अधिकार था जो लोग समाज में पढ़े लिखे थे। इसके अलावा उसने संसद के चुनाव प्रति वर्ष समय पर कराने का सुझाव दिया है। इससे सदस्य क्रियाशील होंगे व निर्वाचकों की उनकी योग्यता परखने का अवसर प्राप्त होगा। यानी बेंथम हर वर्ष चुनाव के लिए, यानी बेंथम जो है वो संसद का चुनाव हर वर्ष आयोजन किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इससे क्या होगा कि जो संसद में लोग हैं वो अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध होंगे और अपने कार्य को लेकर हमेशा जागरूक रहेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होगा कि यदि मैंने इस वर्ष ठीक तरीके से काम नहीं किया तो अगली वर्ष मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसके अलावा उसने गुप्त मतदान का भी समर्थन किया। इससे निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा मिलेगा। उसने संसद के ऊपरी सदन को समाप्त करने का भी सुझाव दिया ताकि इसके अनावश्यक हस्तक्षेप का निम्न सदन पर दुष्प्रभाव ना पड़ सके, यानी एक सदनीय संसद का समर्थन करते हैं। अब हम यहाँ पर बेंथम द्वारा शिक्षा में कौन कौन से सुधार की बात कही गई है उससे संबंधित इनके सुझाव को हम देखने का प्रयास करते हैं। बेंथम ने मनुष्य जाति के उत्थान के लिए शिक्षा को आवश्यक माना है। उसका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है और आनंद या फिर सुख में भी वृद्धि करती है। इसीलिए उसने तत्कालीन शिक्षा योजना को समाज के लिए अनुपयोगी बताया। उसने कहा कि यह शिक्षा पद्धति अमीरों के एक अधिकार के रूप में उनके हितों का ही पोषण करती है, अतः इसे जनतांत्रिक बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन करने जरूरी है। अब वो कौन कौन से परिवर्तन हैं
उसको हम देखते हैं। उसने मतदान के लिए पढ़ने की योग्यता को आवश्यक माना कि वही व्यक्ति मतदान के योग्य होगा जो पढ़ा लिखा होगा, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। उसे जेल में रहने वाले अपराधियों की औद्योगिक व नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। इसके अलावा बेंथम ने जेल में रहने वाले अपराधियों की औद्योगिक और नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया है। इसके अलावा उसने निर्धन वर्ग के छात्रों के लिए विशेष रूप से शिक्षा पर बल दिया। इसके लिए उसने अपने शिक्षा संबंधी प्रस्ताव में या सुझाव में 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, एक निर्धन वर्ग के लिए और दूसरी मध्यम या फिर समृद्ध वर्ग के बच्चों के लिए। इसके अलावा उसने शिक्षा में बौद्धिक विकास के विषयों के अध्ययन पर बल दिया। इसके अलावा बेंथम जो हैं वो छात्रों के लिए जीवन में उपयोगी तथा लाभदायक विषयों के अध्ययन पर जोर देते हैं। उसने छात्रों की नैसर्गिक क्षमता और स्वाभाविक रुचि के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया। इसके अलावा उच्च वर्ग के लिए अलग शिक्षा पद्धति का सुझाव दिया, जिसे उसने मॉनिटोरियल सिस्टम कहा है। इसे हम मॉनिटर सिस्टम भी कहते हैं या फिर मॉनिटर पद्धति। इस प्रकार बेंथम ने जो है इंग्लैंड में प्रचलित व्यवस्थाओं और वहाँ की बहुत सारी कमियों की आलोचना करी और उसमें सुधार संबंधित विचार या फिर सुझाव उन्होंने दिया, जिनको अभी हमने देखा। इन विचारों से अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे सुधार हैं या फिर ऐसे विचार हैं जिनका वो समर्थन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनको बेंथम नहीं मानते हैं। हम यहाँ पे कुछ और विचारों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन। बेंथम ने अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इसके अलावा उसने उपनिवेशों को आर्थिक हित के लाभदायक नहीं माना तथा उसने स्वतंत्र व्यापार की नीति का भी समर्थन किया। इसके अलावा बेंथम ने धर्म के क्षेत्र में चर्च की कटु आलोचना की है। वह चर्च को एक ऐसी संस्था बनाने का सुझाव देता है जो मनुष्य मात्र का हित पूरा करने में सक्षम हो। इसके अलावा उसने गरीबों की भलाई के लिए पुअर लॉ बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा उसने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी अपनी योजना प्रस्तुत की है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने बेंथम से संबंधित उन सभी विचारों को हमने देखा जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक नए विचारक के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।